नमस्कार, पद्मिश 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। सोसाइटी में बिक रहा अमानक खाद, किसानों की बड़ी मुश्किलें। स्वास्थ्य विभाग के स्वास्थ्य केंद्रों में सोलर पैनल लगाए जाने की प्रक्रिया आधार पर ऊर्जा विकास निगम और स्वास्थ्य विभाग के बीच नहीं बैठा रहा तालमेल। किसानों के कर्ज माफी प्रक्रिया को पहनाया जा रहा अमली जामा। जिले के 73,500 किसानों का 247 करोड़ 51 लाख रुपए का कर्ज होगा माफ। शासन का आनंदम कॉन्सेप्ट हुआ फेल, नेकी की दीवार हालत पर नहीं है किसी का ध्यान। सरकार के आदेश के तहत नगरपालिका से हटाए गए मनोनीत पार्षद। और जंगलों को बचाने सीआरपीएफ के पूर्व जवान की अनूठी पहल, शादी समारोह में निःशुल्क उपलब्ध कराते लकड़ी का मंडप। और अब समाचार विस्तार से। जिले के किसानों के लिए एक बुरी खबर है। खबर यह है कि जिले की विभिन्न सोसाइटियों में भारत सरकार द्वारा किसान फर्टिलाइजर नामक डीएपी भेजा गया है। वह डीएपी अमानक है और उस डीएपी को लैब ने भी अमानक घोषित कर दिया है। इस पूरे मामले की जानकारी लगभग 2-3 माह पूर्व जिम्मेदार अधिकारियों को दे दी गई थी। बावजूद इसके भी जिम्मेदार अधिकारियों ने अब तक इसमें कोई पहल नहीं की है। केंद्र व राज्य सरकार द्वारा किसानों के लिए अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं। साथ ही किसानों की आमदनी बढ़ाने एवं उनके उत्पादन में वृद्धि करने के लिए अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन जिले की विभिन्न सोसाइटियों में बेचे जाने वाले डीएपी की इस खबर ने एक बार फिर से किसानों के माथों पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं, क्योंकि जिले में संचालित सोसाइटी में अमानक खाद बिक्री दिए जाने का मामला सामने आया है। मामला किरनापुर प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति से जुड़ा है, जहां शासन द्वारा जो डीएपी खाद बिक्री के लिए पहुंचाई गई है, उस खाद को लैब के अधिकारियों ने अमानक घोषित कर दिया है। मामले की जानकारी मिलते ही कृषि विभाग ने अक्टूबर माह में एक पत्र जारी कर यहां रखा करीब 12.5 टन अमानक खाद को बदलने की सिफारिश संबंधित कंपनी से की थी। लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों के उदासीन रवैये के चलते यह अमानक खाद अब तक वापस नहीं हो पाई है। किरनापुर सोसाइटी में रखी गई यह अमानक खाद की कीमत करीब 3.5 लाख रुपए बताई गई है। आपको बता दें कि जिले के कई किसान ऐसे हैं जिन्होंने अपनी रबी की फसलों में सोसाइटी से खाद खरीदकर उसका छिड़काव कर चुके हैं। ऐसे अमानक खाद से जुड़ी यह खबर उन किसानों के लिए चिंता का सबब बन सकती है। इस मामले को लेकर की गई चर्चा के दौरान किरनापुर सोसाइटी के सेल्समैन रोशन ठाकरे ने बताया कि उन्होंने संबंधित विभाग व उच्च अधिकारियों को मामले की सूचना देकर अमानक खाद को बदलने की सिफारिश भी की थी, लेकिन यह खाद अब तक बदलकर नहीं दी गई है। आपको बता दें कि पिछली बार जो लाट मध्य प्रदेश के लिए प्रदान किया गया था, उस लाट में डीएपी खाद को बालाघाट, सिवनी और मंडला जिले में पहुंचाया गया था, जहां से जिले की प्रत्येक सोसाइटी में मांग के अनुरूप भेजा गया था। ऐसे में खाद मिलने पर किसानों ने सोसाइटी से खाद उठाकर अपने खेतों में डाल दी, जिससे उनकी फसलों को नुकसान हो सकता है। सर ये बताइए, जो सोडा है डीएपी, हाँ, ये क्या अमानक हो गया ऐसा? जी हाँ, अमानक घोषित कर दी है लांजी एसडीओ ने। अच्छा, कितना माल है अमानक जिसको किए हैं? अमानक 12 टन 2 कुंटल 50 किलो। लगभग कितनी लागत का है? ये 3,37,000 का है। अच्छा, अमानक क्यों किया गया? ये इसके सैंपल लेब पहुंचाए गए उनके माध्यम से, वहाँ लेब से अमानक घोषित किया गया। अच्छा, खरीदी करने के पहले कंपनी ने क्या बोला था? खरीदी करने के पहले कंपनी हमारे बातचीत के ऊपर डीएमओ के माध्यम से खाद मिलता है हमको खरीदने पे। अच्छा, डीएमओ क्या नाम? पता नहीं सर, डीएमओ 12 डीएमओ। तो अभी क्या इसके लिए कार्रवाई के लिए आपने कहीं आगे और हमने लेटर दे दिए हैं, डीएमओ को भी दे दिए हैं और कलेक्टर साहब को भी और महाप्रबंधक को दे दिए, उपायुक्त महोदय को भी, कार्रवाई करने के लिए कि इस खाद के बदले दूसरा खाद दिया जाए। हमारा इतना खाद दम पड़ा है 3.5 लाख का लगभग,
और ऐसी स्थिति में हमारे पास वो खाद खरीदने के रुपए भी नहीं है और ब्याज भी लग रहा है हमारे खातों में 12%। अतः इस बदले में हमको खाद चाहिए, कंपनी भिजवाए। क्या बोल रहे हैं अधिकारी? अधिकारी तो कोई जवाब नहीं दिए। इस पूरे मामले में की गई चर्चा के दौरान जिला विपणन अधिकारी मार्केट अर्पित तिवारी ने बताया कि जिले की सोसाइटी में गया अमानक खाद वापस मांगकर संबंधित कंपनी को वापस कराया जाएगा। किसान फर्टिलाइजर करके जो खाद गया DAP, उसकी क्या कीमत होगी सर? एक पर बोरी की? हाँ, पर बोरी लगभग क्यों तिवारी जी 1290 रुपये प्रति बैग। जी जी। सर, जानकारी में ये आया कि ये जो खाद है इसको अमानक कर दिया गया है। ठीक है। तो ऐसी स्थिति में सर अपने किरनापुर में कम से कम 12 सोसाइटियाँ हैं, इनमें खाद गया है। लगभग कितनी मात्राएं हो सकती है? ये तो पूरा सोसाइटी वाइज RODD बना के अपन बैंक में प्रस्तुत कर देते हैं, उसका कोई पूरा रिकॉर्ड में टाइम लगेगा आपको देने में। जी सर। ये जो खाद की खरीदी है सर, किसके माध्यम से की गई? ये खाद की खरीदी तो क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जो भी इनका अलॉटमेंट होता है रैक पॉइंट पे, जैसे अपना सिप आता है, सिप आने के बाद अपना फर्टिलाइजर अपना स्टेट का अलग अलग आपका पूरा डिवीजन बटा हुआ रहता है कि किस स्टेट को कितना जाना है। अच्छा। उसके आधार पे डिमांड करते हैं, डिमांड के आधार पे कंपनी सप्लाई करती है। खरीदी आपके विभाग द्वारा किया गया? हाँ, टेंडर निकलते हैं, टेंडर के बाद मुख्यालय स्तर से, भोपाल स्तर से कार्रवाई की जाती है। ये पूरे जिले में किसान जो फर्टिलाइजर है इसको खरीदा गया है क्या? वो पूरे जिले का अलॉटमेंट रहता है, जैसे जिले में रैक लगती है, रैक के बाद अलग अलग जिलों पर रहता है कि मंडला कितना जाना है, सिवनी कितना जाना है, बालाघाट। अपने यहाँ 3 जिलों में जाता है। तो अपने कितनी सोसाइटियों में गया होगा सर ये खाद? वो सोसाइटी की RODD के ऊपर डिपेंड करता है कि 10 सोसाइटी 12 जिनके RODD आते हैं उनको अपन सप्लाई करते हैं। जी जी। ऐसी स्थिति में सर कुछ खाद बिक भी गया किसानों को। हाँ, तो ये बताइए कि जब किसी प्रकार से मानक ही नहीं था तो किसानों को तो क्या होता है, जैसे ही रैक पॉइंट पे आपका आता है, रैक पॉइंट पे आने के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की उनकी पूरी टीम रहती है फर्टिलाइजर कंट्रोल वाली, वो बाकायदा पूरा चेक करती है कि ये अपना मानक है कि अमानक है। उसके बाद वो सप्लाई होता है। DAP चूँकि आपका ये है कि वायुमंडल से नाइट्रोजन लेता है, ऐसी स्थिति में नाइट्रोजन का परसेंटेज आपका बढ़ भी जाता है। इस पूरे मामले में नजर डालने के बाद अब कई सवाल उठने लगे हैं। सवाल ये है कि जब खाद पहुंचाया जा रहा था तो उसे लैब में टेस्ट क्यों नहीं किया गया, और जब पहुंचाने के पूर्व लैब टेस्टिंग में खाद मानक थे तो फिर वह खाद सोसाइटी में जाने के बाद अमानक कैसे हो गया। सवाल ये भी है, 2 माह पूर्व जब सोसाइटी द्वारा इस अमानक खाद को वापस किए जाने का पत्र प्रेषित किया गया था तो 2 माह बीत जाने पर भी यह खाद संबंधित कंपनी को वापस क्यों नहीं की गई। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिन किसानों ने सोसाइटी से यह खाद खरीदकर अपने खेतों में डाल दिया है, अब उनकी फसलों का क्या होगा। यही सभी सवाल जिम्मेदार अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। भाजपा के शासनकाल में लगभग 2 वर्ष पूर्व सामाजिक संगठनों की पहल से नेकी की दीवार का कॉन्सेप्ट शुरू किया गया था, जहां पर कुछ लोग अपने पुराने कपड़े छोड़ जाते थे और जिन लोगों को जरूरत होती थी वे लोग उस नेकी की दीवार से कपड़े निःशुल्क प्राप्त कर लेते थे। बाद में इस कॉन्सेप्ट पर मध्य प्रदेश सरकार ने सहयोगी भूमिका अदा करते हुए इसे आनंदम का नाम दिया था। साथ ही अंबेडकर चौक में जगह की व्यवस्था कर इस कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाया था। लेकिन वर्तमान समय में आनंदम नेकी की दीवार से सामाजिक संस्थानों ने अपना पलड़ा झाड़ लिया है। साथ ही इसकी जिम्मेदारी जिन अधिकारियों को दी गई थी वे भी इसकी सुध नहीं ले रहे हैं, जिसके चलते आनंदम नेकी की दीवार में कपड़ों और कूड़ा करकट का ढेर नजर आने लगा है, जिसके कारण अब जरूरतमंद लोग भी यहां से कपड़े ले जाने में अपनी रुचि नहीं दिखा रहे हैं। मामले के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष सुरजीत सिंह ठाकुर ने मामले का संज्ञान लेते हुए समाज सेवी संगठनों के साथ बैठक कर व्यवस्था सुधारने और आनंदम में कपड़ों के ढेर को व्यवस्थित कर वहां से अच्छे कपड़ों का वितरण जरूरतमंद लोगों के बीच किए जाने की बात कही है। भैया, जो नेकी की दीवार है जो भाजपा के शासनकाल में शुरू हुई थी आनंदम करके, वो अभी एक कचरा घर बन गया है और काफ़ी कचरों का कपड़ों का एक ढक सा नज़र आ रहा है। क्या ये हमारे बालाघाट शहर की बहुत सी समाज सेवी संस्थाओं के द्वारा ये प्रारंभ किया गया था। मध्य प्रदेश सरकार इसमें सहयोगी की भूमिका में, लेकिन हमारी जानकारी में आया है अगर उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, वहाँ पे आए हुए कपड़ों को हम व्यवस्थित तौर पे बंटवा देंगे, क्योंकि ज़रूरतमंद लोग बहुत हैं, उन तक वो चीज़ें हम पहुंचाने की व्यवस्था अब हमारी जानकारी में आए तो हम करवाने का पूरा प्रयास। भैया, देखा जा रहा है कि जो कपड़े रखे हुए हैं वो काफ़ी अव्यवस्थित रूप से हैं और वो काफ़ी ख़राब भी लग रहे हैं।
तो ऐसे में ऐसे कपड़ों को बंटवाना कहाँ तक उचित रहेगा? नहीं, उसमें जो बांटने लायक होंगे, जो पहनने ओढ़ने उनके उपयोग के लायक होंगे, वही कपड़ों को वितरण किया जाएगा। अच्छा, ग्रामीण अंचलों में। हाँ। एक छोटा सा प्रयास पर्यावरण और वनों के दोहन को रोकने के लिहाज से कारगर साबित हो सकता है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण हट्टा वन परिक्षेत्र के अंतर्गत देखने को मिल रहा है। ग्राम पंचायत पाथरी के रहने वाले सीआरपीएफ के पूर्व सैनिक पन्नालाल नकपुरे का प्रयास अब उनके गांव से निकलकर स्थानीय कई गांवों तक वनों एवं पर्यावरण को बचाने में बेहतर परिणाम ला रहा है। दरअसल पूर्व सैनिक पन्नालाल नकपुरे के द्वारा शादियों में लगने वाले मंडप के लिए निशुल्क बांस और बल्लियों का सेट देने से स्थानीय जंगलों की कटाई पर रोक सी लग गई है। ग्राम पंचायत पाथरी में पूर्व सैनिक पन्नालाल के द्वारा लकड़ियों की बल्ली और बांस का रेडीमेड सेट को शादियों में देने की सोच आज पर्यावरण और वनों के संरक्षण के लिहाज से बेहद कारगर साबित हो रही है। ग्राम पाथरी से शुरू हुआ यह प्रयास कई गांवों में भी अपनाया जा रहा है। नतीजतन शादियों के समय मंडप के लिए बांस और बल्लियों के इंतजाम करने में परेशानी से लोगों को निजात मिल गई है। आपको बता दें कि घर में शादी के समय मंडप के लिए कई पेड़ों को ग्रामीणों के द्वारा काट दिया जाता था, लेकिन पन्नालाल नकपुरे के निशुल्क लकड़ी बांस के मंडप सेट प्रदान करने के प्रयास से हर वर्ष होने वाली सैकड़ों शादियों के नाम पर जो दोहन जंगलों का होता था, अब वह काफी हद तक बंद हो गया है। संतोष तपाड़कर। आपकी शादी यहाँ पे? हाँ, मेरी शादी है। ये बताओ कि ये व्यवस्था कहाँ से हुई है बांस बल्लियों की, और क्या मानते हो ये कैसी परंपरा है ये जो निःशुल्क दे रहे हैं? ये तो निःशुल्क यानी सेवा से मिली है हमको। हमारा मानना ऐसा है कि अगर से निःशुल्क नहीं मिलता तो हमको जंगल में जाके लकड़ियाँ काटना पड़ता, और क्या बोलते हैं भाई, किराए से या फिर किसी के यहाँ से मांग के लाना पड़ता या फिर डिपो से लेना पड़ता। ये निःशुल्क मिला है तो मैं इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। जितनी शादी होती है हाँ, सभी जगह क्या ये निःशुल्क देते हैं लोग? नहीं, गांव में जितनी भी शादियाँ होती है तो वो लोग क्या पेड़ काटते हैं अपने यहाँ के, जंगल जाते हैं, वनों का नाश करते हैं। इसमें क्या है, वन भी बहुत नष्ट होने लगे हैं। इससे आदमी की जो है सहन शक्ति वो भी कम हो रही है। ये बताओ, ये जो बांट रहे हैं बांस और बल्ली, हाँ, इससे कितनी, क्या मानते हो, कटाई रुकेगी क्या? कितना हद तक रुक जाएगी? अभी तो देखो, अभी तो उतना तो नहीं बता सकते, फिर भी जैसे आप कोशिश करोगे उनके माध्यम तक ये बातें पहुंचाओगे तो बहुत कुछ हो सकता है। आपका शुभ? मेरा नाम शुभ नाम है अशोक पुरुषोत्तम हिजीब। क्या कार्यक्रम है अभी आपके घर में? यहाँ पर सर हमारे काका जी के यहाँ पर शादी का प्रोग्राम रखा गया है, और वही शादी के इसमें हम आए हुए हैं, 2 दिन से आए हैं। ये बताइए कि यहाँ पर हमको एक अनोखी बात पता चली कि यहाँ जो शादी का जो पंडाल है, हाँ, मंडा, उसको परंपरा के अनुसार जो है यहाँ निःशुल्क दिया जा रहा है। क्या क्या आप लोगों को मिलता है यहाँ पे? पहले क्या होता था साहब कि यहाँ निःशुल्क होकर नहीं रहता था। अपन को यहाँ मंडा काटने के लिए 9 बल्ली तो भी लगती थी, बाकी बांस लगते थे। तो उस कारण से हम पहले कभी जंगल में जाया करते थे, और कुछ बहुत सारे पेड़ काट के उसको बल्ली बना के हम यहाँ पर लाते थे, तो पर्यावरण का बहुत नुकसान होता था, ये हम जानते थे। फिर भी हमारे पास में खेत खलिहान न होने के कारण हम जंगल में जाके लकड़ी काटते थे। और कुछ हम गरीब जैसे छोटे परिवार हो गए तो डरते थे कि जंगल जाएंगे तो कोई डांटे ना, कोई चिल्लाएंगे तो नहीं। तो उस कारण से हम धीमी गति होते हुए मोहल्ले में कोई एक अच्छा सियाना रहता था, उसको पकड़ के जाते थे। तो बहुत सारे कुछ हमको दिक्कतें आती थी। मगर मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि हमारे सरपंच साहब श्री नागपुरे जी, इन्होंने ये व्यवस्था करके रखे हैं कि जो भी कार्यक्रम जिसके भी यहाँ होता है तो वो 9 बल्ली लगे या 12 बल्ली लगे, वो हमारे यहाँ से निःशुल्क लेके जाए। तो जिस कारण से क्या होगा कि पर्यावरण का भी एक बहुत बड़ा माध्यम बन गया कि अपन पर्यावरण को सुरक्षा कर सकते हैं। और दूसरी बात, जो दिक्कतें आती थी, लोगों का चिल्लाना, डर डर के काम करना, असुविधा हमको प्राप्त करना, आज हमको इतनी अच्छी सुविधा मिल चुकी है कि मंडप गाड़ने के लिए बल्लियों की और पत्ने और बांसों की ये दिक्कतें नहीं हो रही है। 1996 में सेना में सिपाही के पद से स्वैच्छिक सेवानिवृत्त होकर पन्नालाल ने 2013 में शादी वाले परिवार के लोगों को मंडप के लिए पेड़ काटते हुए देखा, तो मन बना लिया था कि पेड़ों को काटने से बचाने के लिए वे प्रयास करेंगे। जिसके बाद उन्होंने शादियों में उपयोग होने वाले मंडप को तैयार किया और फिर खुद ही शादी वाले घरों में जाकर बनाए हुए मंडप का उपयोग करने के लिए प्रेरित करने लगे।
ग्रामीणों को उनकी बात समझ आई तो वह भी इस मंडप का उपयोग करने लगे। मंडप सेट की आवश्यकता बढ़ते देख पन्नालाल नकपुरी के द्वारा बांस और बल्लियों के कई सेट बनाकर रखे गए हैं। क्या जब मेरे ग्राम पाथरी में और मैं अपने रिश्तेदारों की शादियों में जब जाता था तो वहाँ मैं देखता था कि जो मंडप तैयार होते थे शादी के, वो जो पोल रहते थे, जो बल्लियाँ रहती थी, वो एकदम तुरंत पेड़ काट करके लाई हुई एकदम हरी हरी बल्लियाँ रहती थी। तो वो देख करके मेरे को लगा कि इस तरह से जो हर शादियों में 5-10 पेड़ अगर कटते जाएंगे तो प्रतिवर्ष हर गाँव में लगभग 25 से 30 शादियां होती है। तो सैकड़ों की संख्या में एक एक गांव के लिए शादियों के लिए पेड़ कटेंगे तो इस तरह तो पर्यावरण को बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। तो भी मैंने सोचा कि अगर हम इसके लिए कोई स्थायी व्यवस्था बना दे तो कितना अच्छा रहेगा। तभी मेरे दिमाग में आया कि मैं इसके लिए क्यों ना मंडप के सेट तैयार कर दूं, जो पोल तैयार कर दूं, जो थुन्नी बल्लियां तैयार होती है वो तैयार कर दे, एक शादियों में उपयोग होगी। वहां से उनका काम पूरा हो जाने के बाद 4 दिन 5 दिन में जो दस्तूर होते रीति रिवाज उसको समाप्त होने के बाद दूसरे जगह पे उसका इस्तेमाल हो जाएगा और साथ ही जो हमारी भारतीय संस्कृति है ये भी बची रहेगी और पर्यावरण की भी इसमें सुरक्षा होगी। तो इसमें कहाँ से आपने इसकी शुरुआत किए थे और ये प्रयोग अभी आपका जो है ये प्रयास जो है कहाँ तक पहुँचा है? ये मैंने सन 2012 से शुरुआत किया हूँ और शुरू में तो मेरे गांव में ही, ग्राम पाथरी का मैं सरपंच हूँ, तो शुरू में मेरे गांव के लोगों ने इसका उपयोग किया। फिर जैसे जैसे ये बातें अन्य गांवों में जाने लग गई तो उन लोगों ने भी इसका उपयोग किया। फिलहाल अभी ये ग्राम हट्टा के लोग हैं, मैं यहाँ का रहने वाला नहीं हूँ, ग्राम पाथरी का रहने वाला और सरपंच भी ग्राम पाथरी से हूँ, लेकिन ये हट्टा के लोग इसका उपयोग कर रहे हैं। यहाँ से दूर दूर कोकाटीवर, सिवनी, कनकी तक, भटेरा तक इस चीज का उपयोग किया, इस मंडप सेट का लोगों ने उपयोग किए हैं। विवाह कार्य संपन्न होने के बाद ग्रामीण इस मंडप को वापस कर देते हैं। इस तरह शादी वाले हर उस घर की मंडप को लेकर जरूरत बारी बारी से पूरी हो जाती है और ग्रामीणों के ऊपर मंडप का आर्थिक बोझ भी पूरी तरह से कम हो जाता है। शादियों में पीले रंग को शुभ माना जाता है, इसीलिए पन्नालाल के द्वारा अपना मंडप को भी पीला रंग दिया गया है। अब इस गांव के साथ साथ पाथरी, सिंगौली, हट्टा, भालवा समेत दर्जनों गांव के ग्रामीण इस मंडप का उपयोग करने लगे हैं और अब निःशुल्क मंडप सेट लगाने की परंपरा भी क्षेत्र में बढ़ती जा रही है। पूर्व सैनिक इसके अलावा समाज सेवा के क्षेत्र में कई कार्य करते जा रहे हैं, लेकिन बांस बल्लियों के मंडप सेट देने का उनका यह प्रयास वनों और पर्यावरण को बचाने के लिए मिसाल बनते जा रहा है, जिससे सबक जरूर लेना चाहिए। शासन के द्वारा जिले के तमाम स्वास्थ्य केंद्रों को हाईटेक बनाने के लिए करोड़ों की लागत से सोलर पैनल लगाए जा रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की उदासीनता के चलते यह कार्य अधर पर लटका हुआ है। सोलर पैनल लगाने का कार्य ऊर्जा विकास निगम के माध्यम से कराया जा रहा है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग और ऊर्जा विकास निगम के बीच तालमेल न होने के कारण यह प्रक्रिया धीमी रफ्तार से चल रही है। जहां एक और ऊर्जा विकास के अधिकारी 16 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में सोलर पैनल लगाने की बात कर रहे हैं, वहीं स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि उन्हें ऊर्जा विकास निगम के द्वारा किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं दी गई है। पद्मेश न्यूज की टीम ने जब शहर से सटे कुछ स्वास्थ्य केंद्रों का जायजा लिया तो अधिकांश स्वास्थ्य केंद्रों में सोलर पैनल तो नजर आए, लेकिन उन्हें इंस्टॉल नहीं किया गया। इस संदर्भ में उप स्वास्थ्य केंद्र कोसमी के MPW शंकरलाल बाड़ीवे ने कहा कि करीब 1 महीने से सोलर पैनल स्वास्थ्य केंद्र में रखे हुए हैं, लेकिन उन्हें इंस्टॉल अब तक नहीं किया गया है। हाँ, इसकी सामग्री पहुँच चुकने की लगभग आज 22 तारीख यानी कि 24 तारीख को पहुंचा है, तो लगभग 1 महीना होते आने लग गया। अच्छा, 1 महीने में क्या कहां तक प्रक्रिया हो पाई है इसमें? 1 महीने में अभी 2-3 दिन हुआ आए हैं, तो यहाँ से फाउंडेशन तैयार करके गए हैं, आज सुबह पानी पिला करके गए हैं उसको। अच्छा, यानी अभी काम चल रहा है? चालू है काम, अभी चालू है। वहीं इस संदर्भ में ऊर्जा विकास निगम के अधिकारी PK जैन ने दूरभाष पर चर्चा के दौरान बताया कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में सोलर पैनल लगाए जाना है, जिसके तहत 16 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में सोलर पैनल लगाए जा चुके हैं। शेष 4 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा रिनोवेशन कार्य कराया जा रहा है, जिसके चलते सोलर पैनल नहीं लगाया गया है। वहीं इस मामले में पद्मेश न्यूज से चर्चा के दौरान जिला टीकाकरण अधिकारी परेश उपलब्ध ने बताया कि सोलर पैनल के संबंध में अधीक्षण यंत्री भोपाल ऊर्जा विकास निगम के द्वारा वर्क ऑर्डर जारी करने के बाद स्वास्थ्य विभाग को कोई जानकारी नहीं दी गई है। हमारे द्वारा ऊर्जा विकास निगम को पत्र लिखा जा रहा है। ये बात मेरे संज्ञान में आई, उसके पश्चात मैंने हमारे जो विभाग है उसमें सब इंजीनियर है मिस्टर राजेश ढोंदे, उनसे मैंने जानकारी प्राप्त थी, तो उनका ये कहना है कि ये तार आदेश अधीक्षण यंत्री ऊर्जा विकास निगम भोपाल से जारी हुए थे
और स्त्री एजेंसी जिला उद्योग था ऊर्जा विकास, तो उनके द्वारा अभी तक किसी प्रकार की सूचना नहीं दी थी कि हमारे द्वारा 20 में से कहाँ पे इसका इंस्टॉल किया था या नहीं किया था। तो अभी मैंने अपने सब इंजीनियर तो कहा है कि उन्हें लेटर लिखे और उनसे जानकारी प्राप्त करें कि इसमें उनके द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है। सर, इसमें देखा गया है कि जो है 1 महीने से जो है मशीनें लगी हुई हैं, काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं स्वास्थ्य केंद्रों में, क्योंकि अभी जो है दस्तक अभियान भी चल रहा है, काफ़ी कुछ चल रहा है। तो इससे लगता नहीं कि स्वास्थ्य विभाग को जानकारी देना चाहिए था? नहीं, उनके तो कार्य आदेश में भी है कि स्वास्थ्य विभाग ही से ये अपना समन्वय स्थापित कर उनसे जो ज़मीन है कहाँ पे लगाना है, कहाँ इंस्टॉल करना है, उन्हीं के मार्गदर्शन में कार्य करे। तो मैंने अभी वही सब इंजीनियर से चर्चा की, तो उनका ये कहना है कि सर अभी तक हमें तो ऐसी न सूचना मिली है, न उनके द्वारा ऐसी सूचना दी गई है। नगर के रानी अवंतीबाई चौक से लेकर सागौनवन तक सीमेंट कंक्रीट सड़क का निर्माण कार्य जारी है। शनिवार को इस निर्माण कार्य का जायजा लेने पूर्व कृषि मंत्री गौरीशंकर बिसेन पहुंचे, जिनके द्वारा सड़क निर्माण कार्य की गुणवत्ता का निरीक्षण किया गया। क्या हो रहा है यदि उसको अपन बनाएंगे तो कोई औचित्य नहीं है। जैसे अपने रोड बनती है रोड आ जाए। इस संदर्भ में पूर्व कृषि मंत्री गौरीशंकर बिसेन ने कहा कि सड़क का निर्माण कार्य गुणवत्तापूर्ण हो रहा है। इस कार्य को तेजी के साथ पूर्ण किया जाएगा, जिसे 15 जनवरी तक पूर्ण करने का प्रयास किया जाएगा। इस सड़क निर्माण कार्य से स्थानीय वार्ड वासियों को राहत मिलेगी। रानी अवंतीबाई चौक से सागौनवन तक जो हमारा ये वार्ड नंबर 13 और 1 को तथा 12, 11 और इसके आगे जाएं तो 10 का भी पार्ट आता है। इसको जोड़ने वाला मुख्य मार्ग का निर्माण चल रहा है। जब इसका कार्य शुरू हुआ तब चूँकि निविदाएं 2-3 बार आमंत्रित करनी पड़ी, थोड़ा विलम्ब हुआ था और जनता को निस्संदेह तकलीफ गई। लेकिन मुझे आज इस बात को देखकर खुशी है कि निर्माण एजेंसी के द्वारा गुणवत्तापूर्वक काम कराया जा रहा है और इसकी जो चौड़ाई है वो भी पर्याप्त है। जो हमारे पास में जगह उपलब्ध है उस आधार पर इसकी डिजाइन ड्राइंग की गई है और हमारा प्रयास है कि दिसंबर एंड अथवा 15 जनवरी के मध्य यह रोड का काम पूरा हो जाए। इसके बाद साइड शोल्डर वगैरह जब भर के होंगे तो और इस रोड का रौनक आएगा और अधिक सुविधायुक्त सड़क होगी। इस क्षेत्र की जनता का निसंदेह हमें विधानसभा के चुनाव में बहुत अधिक समर्थन मिला है। उन्होंने हम पे विश्वास किया है, हमें आशीर्वाद दिया है। इसके अतिरिक्त भी जो हमारा इन क्षेत्रों में और बालाघाट नगर में विकास के काम है उनको हम लगातार जारी रखेंगे। बालाघाट के कोई भी विकास के काम अवरुद्ध नहीं होगा। 25 दिसंबर को मसीही समुदाय के द्वारा प्रभु यीशु का जन्म दिवस क्रिसमस दिवस के तौर पर मनाया जाएगा। इस पर्व की व्यापक तैयारियां की जा रही है। शनिवार को बूढ़ी स्थित मेथोडिस्ट चर्च से क्रिसमस रैली निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में मसीही समुदाय के लोग शामिल हुए। यह रैली लोगों को शांति का संदेश देते हुए नगर के विभिन्न चौक चौराहों का भ्रमण करते हुए मेथोडिस्ट चर्च में संपन्न हुई। बालाघाट की ओर से हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज से 2018 वर्ष पूर्व प्रभु यीशु मसीह ने इस संसार में जन्म लिया, मानव रूप धारण किया और वो मानव की सेवा में अपने जीवन का निर्माण किया। हमारे और वही जगत का उद्धार करता होगा। आज उसी के जन्मदिन के अवसर पर, प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन के अवसर पर यह रैली आपको हार्दिक शुभकामनाएं। यह रैली जो आप देख रहे हैं मसीह समुदाय जिला बालाघाट की ओर से निकाली की बधाइयां दे रही है।
लालबर्रा थाना अंतर्गत ग्राम बहरई में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी के चरित्र पर शक करते हुए उसे लाठी से बेरहमी पूर्वक मारकर घायल कर दिया। घायल महिला सीमा कावरे उदासी टोला बहरई निवासी को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। जानकारी के मुताबिक 22 दिसंबर को सीमा अपने गांव के ईंट भट्टी में मजदूरी करने गई थी। तभी सीमा का पति अशोक कावरे ने शराब के नशे में लाठी से उसे घायल कर दिया, जिसे लालबर्रा के अस्पताल में जिला चिकित्सालय बालाघाट रेफर किया गया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के द्वारा किसानों के कर्ज माफी के वादे को अमली जामा पहनाने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। प्रदेश सरकार की ऋण माफी योजना से जिले के 73,500 किसानों को लाभ मिलने जा रहा है। जिला सहकारी केंद्र बैंक के महाप्रबंधक PS धनवाल की माने तो शासन द्वारा 31 मार्च 2018 पर बकाया फसल ऋण प्रति किसान अधिकतम 2 लाख रुपए माफी की घोषणा की गई है। बालाघाट जिले में सहकारी बैंक के 73,500 किसानों को 247 करोड़ 51 लाख रुपए का फसल ऋण माफी के दायरे में आ रहा है। इस उपार्जन नीतिगत बदलाव से परिवहनकर्ता नियुक्ति नहीं होने व भुगतान की नई व्यवस्था लागू करने से धान उपार्जन कार्यों में बाधा आ रही है। उन्होंने किसानों को आश्वस्त किया है कि सभी पंजीकृत किसानों से हर हाल में धान खरीदी की जाएगी। उन्होंने बताया कि किसानों की धान की भुगतान की कार्यवाही भी शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने शुक्रवार को एक आदेश जारी करते हुए प्रदेश की सभी नगरपालिका और नगर निगम में मनोनीत किए गए एल्डरमैन के आदेश को रद्द कर दिया है। साथ ही सभी नगरपालिका व नगर निगम में मनोनीत किए गए एल्डरमैन को मनोनयन को निरस्त करने के आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री कमलनाथ के इस आदेश के तहत नगरपालिका परिषद बालाघाट में पूर्व में मनोनीत किए गए 4 पार्षदों का मनोनयन समाप्त कर दिया गया है, जिसकी तमाम जानकारी मुख्य नगरपालिका अधिकारी गजानंद नाफड़े द्वारा दी गई। नगरपालिका परिषद शासन द्वारा जो एल्डरमैन नियुक्त थे उनको कल 21 तारीख को आदेश जारी किए गए हैं कि उनका नाम निर्देश जो 4 सदस्य किए थे समाप्त उसके तत्काल प्रभाव से समाप्त किया गया। तो इनको सूचित कर दिया गया है कि हाँ, नगरपालिका द्वारा उनको सूचित कर दिया गया। सर क्या क्या नाम थे इनके? श्री अमित बेस, श्री योगेश बिसेन और श्रीमती नंदिनी वर्मा और एक अपने गणेश वाधवानी जी। वारासिवनी में चोरियों की बढ़ती वारदातों पर अंकुश लगाने पुलिस काफी जतन कर रही है। इसी सिलसिले में एक सफलता पुलिस को हाथ लगी है। वारासिवनी पुलिस के हत्थे एक नाबालिग चोर लगा है, जिस पर आवश्यक कार्यवाही करते हुए उसे न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। वारासिवनी अंतर्गत अपने एक चोर को लाया गया था थाने में रात्रि में पकड़ करके जनता द्वारा, तो उस पर क्या कार्रवाई की गई? उसमें जो वार्ड नंबर 3 में एक शिक्षक के यहाँ जो चोरी करने के लिए घुसे थे, उसमें जो है वहाँ की जनता की सक्रियता और पुलिस की सक्रियता से इसको पकड़ा था, जिसमें 2 व्यक्ति थे, एक कूद के भाग गया था और दूसरा जो है पकड़ा गया था, जिससे लगातार पूछताछ की गई, लेकिन उस समय उसने चोरी नहीं कर पाई थी और ना ही किसी अन्य चोरी के बारे में उसने बताया, तो उसे चोरी के प्रयास में गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। सर क्या धाराएं लगाई? उसमें जो है नाबालिग लड़का था ये, जो कि बटेरा चौकी की रहने वाला है। इसमें धारा है 457, 380 और 511 के तहत मुकदमा कायम किया। अन्य कोई खुलासे नहीं किए गए? अन्य कोई चोरी के संबंध में उसने नहीं बताया है। उसको लगातार पूछताछ जारी थी, आज जो है उसको न्यायालय पेश करा। न्यायालय से रिमांड पे लिया गया है कि सर जेल भेज दिया? नहीं, अभी केवल JR दिया है। कटंगी वारासिवनी सड़क निर्माण कार्य वर्तमान में कच्छप गति से चल रहा है। वहीं जन चर्चा का विषय है कि संबंधित निर्माण एजेंसी के ठेकेदार कार्य छोड़कर पलायन कर गए हैं, जिसके चलते सड़क निर्माण कार्य कब पूरा होगा यह बताना मुश्किल है। वहीं रोड की हालत खराब होने के चलते धूल के उड़ते गुबार लोगों के लिए परेशानी का सबब बने हुए हैं। छात्र छात्राओं को भी आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस संदर्भ में लोगों का क्या कहना है, आइए जानते हैं। सलोनी भलावी स्कूल से आ रहे हैं अभी आप? हाँ। क्या कैसी है रोड ये वाली? रोड बहुत खराब है, गड्ढे गुड्ढे हैं, आने जाने में तकलीफ होती है। अच्छा, और गिरते भी हो गया? हाँ। सोहेल? हाँ। कहाँ रहते हो? कहाँ जा रहे हो अभी?
दुकान जा रहा हूँ। तो ये रोड के बारे में क्या कहेंगे आप? बहुत ख़राब रोड है, हालत ख़राब हो जाती है। यहाँ से 12 से नहीं जा सकते। क्या क्या दिक्कतें आती है? इंसान की हालत ख़राब हो जाती है। रोड इतनी ख़राब है, इतने गड्ढे हैं, बहुत बेकार रोड है। क्या रोड बनना चाहिए? रोड बनना चाहिए बहुत जल्द। नाम है भी आपका? हाँ, नरेंद्र चौहान। कहाँ रहते हैं आप? अगासी। कहाँ जा रहे हैं अभी? अभी तो कटेंगे जा रहे हैं। क्या है रोड की स्थिति? रोड की स्थिति बहुत बेकार है। 3-4 साल से बहुत ही हालत ख़राब है और जल्द जल्द बनना चाहिए रोड। क्या है रोड में अभी? रोड में तो इतने गड्ढे और वो है तो एक्सटेंड बहुत हो रहे हैं, है ना? और हमारे पुराने विधायक मोदी ने कुछ ध्यान ही नहीं दिए। क्या कमीशन खाए क्या नहीं उनको जाने वही। अब जल्दी जल्दी रोड बनना चाहिए, मतलब जून तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। क्या नाम है आपका? आनंद राव भूरे। कहाँ रहते हैं आप? उमरी। क्या है ये रोड की समस्या? रोड तो बहुत ख़राब है जी, आने जाने में बहुत दिक्कत होती है और गड्ढे तो बहुत ही है। सब 1-2 जगह कहीं एक्सीडेंट हो रहे हैं, सब कुछ हो रहे हैं, इतनी परेशानी है। दिन भर चलती है रोड? दिन भर चलती है रोड, हाई फाई चलती है, मगर कई जगह टकराते हैं कई लोग। ऐसा परेशानी। लालबर्रा से अमोली बमनी समनापुर तक लगभग 20 करोड़ रुपयों की लागत से निर्माणाधीन सीमेंट सड़क का कार्य धीरे धीरे अंतिम पड़ाव की ओर है, जिसमें लालबर्रा से ग्राम पंचायत अमोली की सीमा तक बनने वाली सीमेंट सड़क निर्माण कार्य को लेकर ग्राम अमोली में विवादित परिस्थितियां लगातार निर्मित हो रही हैं। कार्य में अतिक्रमण के दायरे में आ रहे 26 लोगों के निर्माण को चिन्हित कर विभागीय तौर पर नोटिस थमाकर 2 दिन के भीतर अतिक्रमण हटाने का अल्टीमेटम दिया गया है, लेकिन अमोली के ग्रामीण लालबर्रा की ओर से अतिक्रमण हटाने की मांग को लेकर अड़े हुए हैं। अतिक्रमण के संबंध में मैसर्स VRS कंपनी द्वारा MPRDC संभाग छिंदवाड़ा को पत्र के माध्यम से अवगत करवाया है कि लालबर्रा में ROW के अंतर्गत शासकीय भूमि पर अतिक्रमण किया गया है, जिस पर MPRDC छिंदवाड़ा संभागीय प्रबंधक गगन भाबर द्वारा अनुविभागीय दंडाधिकारी वारासिवनी को अतिक्रमण हटाने के लिए निर्देशित किया गया है, जिस पर कार्यालय राजस्व निरीक्षण मंडल लालबर्रा द्वारा लालबर्रा व अमोली के बीच में अतिक्रमण के दायरे में आ रहे 26 लोगों को टीन शेड, पक्के निर्माण व बाउंड्री वॉल को चिन्हित कर 2 दिन के भीतर हटाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही यह भी अल्टीमेटम दिया गया है कि यदि अतिक्रमणकारी समय अवधि में अपनी स्वेच्छा से अतिक्रमण नहीं हटाते तो शासकीय भूमि से अतिक्रमण हटाने हेतु शासकीय स्तर पर कार्यवाही की जाएगी। पद्मेश न्यूज से चर्चा में ग्रामीणों ने बताया कि अतिक्रमण में आ रहे टीन शेड व बाउंड्री वॉल हटाने के लिए नोटिस मिला है, जिस पर वे अपनी स्वेच्छा से अतिक्रमण हटाने के लिए तैयार हैं, लेकिन यह अतिक्रमण कार्यवाही लालबर्रा 0 पॉइंट से होना चाहिए एवं निर्माण कार्य नियम अनुसार होने चाहिए। जी, आपका परिचय? मैं दीपक सिंह तोमर, पूर्व पंच अमोली, वार्ड नंबर 15। क्या समस्या है रोड की? समस्या ये है, ये जो रोड का काम चालू है, ये रोड वाले नाली टू नाली ले रहे हैं। चलो वहाँ तक ठीक है, हम उससे सहमत हैं आप उनकी कि रोड, हम भी चाहते हैं कि रोड चौड़ा होना चाहिए, और नाली टू नाली ले रहा है तो इतनी चौड़ी भी कर रहा है तो ठीक है। इन लोगों ने सब तहसील से हम लोगों को नोटिस मिली है हटाने के लिए कि आपको 15 दिन 20 दिन में हटा लेना चाहिए करके ये नोटिस मिली है। हम सब हटा रहे हैं और हम कॉपरेट करना चाह रहे हैं, लेकिन इसमें हम लोगों की एक परेशानी ये है, जिस हिसाब से उधर से रोड बनते हुए आ रही है, यदि उतनी रोड की हाइट गांव के अंदर हो जाएगी तो भाई ये ग्रामीण अंचल तो है नहीं, शहर से लगा हुआ है, बेचारे गरीबों के मकान पूरे दब जाएंगे भाई, वो उनके मकान में पानी बरसात का घुसे का निकासी नहीं होगा। इसके लिए हमारा ये कहना है कि रोड की हाइट को यहाँ पे शहर के अंदर वो कम करें। जी, आपका परिचय? मेरा नाम शुभम यादव, ग्राम अमोली। तो क्या मांग है आप लोग की रोड को लेके? हमारी मांग ये है कि जैसे इस तरह बमनी के तरफ से जो रोड आ रही है बनते हुए चौड़ी, वैसे लालबर्रा तरफ से भी चौड़ी होना चाहिए, ताकि इसमें हमारा भी सहयोग रहे पूरा। हम लोग इधर से पूरा सहयोग कर रहे हैं, पर क्या है उधर से क्या जो पहले रोड बनी है एकदम सक्रिय है, कि हम ये चाहते हैं कि उधर से पहले यानी कि चौड़ी होते हुए आए नियमानुसार उधर से भी अतिक्रमण। हाँ, इसमें हमारा पूरा सहयोग रहे पहले, यानी कि उधर से काम होना चाहिए 0 पॉइंट। तो क्या बोल रहे हैं अधिकारी कर्मचारी? अधिकारी कर्मचारी बोल रहे हैं इसमें 3 सेट पहले हमारा हम लोगों ने हटा दिए हैं, पहले उधर से हो तो अच्छा रहेगा। और रोड की हाइट
लांजी थाना अंतर्गत पुलिस चौकी सुलसुली के ग्राम खंडवा की एक महिला ने ग्राम गुलपुर के छविलाल गढ़पाले के खिलाफ दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए शुक्रवार को लांजी थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पीड़िता अपने पति और बच्चे के साथ 4 दिसंबर को दलखा पौसेरा में मंडई देखने गई थी, जहां वे किसी रिश्तेदार के यहां रुके थे। उसी रात पीड़िता अकेले छत्तीसगढ़ कार्यक्रम देखने दलखा पौसेरा जा रही थी। इस दौरान आरोपी छविलाल ने जबरन उसे मोटरसाइकिल में बिठाकर उसे राजनंद गांव ले गया, जहां उसके साथ दुष्कर्म किया। 18 दिसंबर को घर वापस आने के बाद 21 दिसंबर को पीड़िता ने परिजनों के साथ लांजी थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई। नगर के भटेरा चौकी स्थित अन्नपूर्णा मंदिर में शनिवार को विविध धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। मां अन्नपूर्णा देवी की पूजा अर्चना कर 5 कुंडीय गायत्री महायज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने शामिल होकर पूर्ण आहुति डाली। वहीं इसके बाद कलश विसर्जन किया गया। कार्यक्रम के अंत में विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। वारासिवनी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम झालीवाड़ा में प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी साईं वार्षिक उत्सव का आयोजन व्यापक पैमाने पर किया जा रहा है। आपको बता दें कि जिले का धार्मिक महाकुंभ कहे जाने वाले इस भव्य आयोजन में विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, जिसके तहत इस वर्ष भी भव्य पैमाने पर जीवंत और आकर्षक झांकियों के साथ कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी तादाद में श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। झांकियां खास आकर्षण का केंद्र बिंदु रही। 22 दिसंबर से शुरू हुआ यह आयोजन 1 जनवरी तक चलेगा। इस साईं महोत्सव में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र सहित देश के विभिन्न राज्यों से श्रद्धालुगण यहां आते हैं और मन मांगी मुराद पाते हैं। आपको बता दें कि इस कलश यात्रा में शामिल साईं भक्तों का लोगों ने जगह जगह स्वागत किया और साईं भक्तों को पेयजल और शरबत पिलाया गया। इस अवसर पर पद्मेश न्यूज से चर्चा में ट्रस्ट के उपाध्यक्ष और ग्राम के सरपंच संतोष शरणागत ने कार्यक्रमों के बारे में जानकारी दी। वार्षिक उत्सव कार्यक्रम हम प्रतिवर्ष ये 9वां वर्ष है हमारा, प्रतिवर्ष अनुसार मनाते हैं और वाराणसी से हमारे भव्य शोभा यात्रा निकलती है। इस बार 501 कलश का समावेश किया गया है और ये वाराणसी कृष्ण मंदिर से झालीवाड़ा साईं मंदिर तक शोभा यात्रा जाएगी और प्रतिदिन वहाँ पर ग्राम में महाभारत का कथा का पाठ किया जाएगा पंडित जी द्वारा एवं रात्रि में विशाल मानस सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसमें छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश ये तीनों के प्रतिभागी इस कार्यक्रम में वो अपनी उपस्थिति देकर कार्यक्रम। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सोसाइटी में बिक रहा अमानक खाद, किसानों की बड़ी मुश्किलें। स्वास्थ्य विभाग के स्वास्थ्य केंद्रों में सोलर पैनल लगाए जाने की प्रक्रिया आधार पर ऊर्जा विकास निगम और स्वास्थ्य विभाग के बीच नहीं बैठा रहा तालमेल। किसानों के कर्ज माफी प्रक्रिया को पहनाया जा रहा अमली जामा। जिले के 73,500 किसानों का 247 करोड़ 51 लाख रुपए का कर्ज होगा माफ। शासन का आनंदम कॉन्सेप्ट हुआ फेल, नेकी की दीवार हालत पर नहीं है किसी का ध्यान। सरकार के आदेश के तहत नगरपालिका से हटाए गए मनोनीत पार्षद। और जंगलों को बचाने सीआरपीएफ के पूर्व जवान की अनूठी पहल, शादी समारोह में निःशुल्क उपलब्ध कराते लकड़ी का मंडप। तो ये थी अब तक की खास खबरें। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।